गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बायोटेक्नोलॉजी पार्ट का जो कल अपन डिस्कस कर रहे थे आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन डिस्कस कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आज पार्ट छठा है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 नंबर को डिस्कस करेंगे जिसमें रहेगा आपका पुनर्योजन डीएनए टेक्नोलॉजी। कल अपन ने स्टार्ट कर ली थी, उसमें आपको इसके 6 स्टेप बता दिए थे कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी जीन के डीएनए में क्लोनिंग करनी है तो कैसे करेंगे। वापस पुनः उस स्टेप को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब इस टेक्नोलॉजी में काम में आने वाले टूल्स क्या है। टूल्स ऑफ आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस तकनीक के अंतर्गत हमें किसी भी जीन की यदि क्लोनिंग करनी है तो किसी न किसी उपकरण या टूल्स की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जिसमें पहला है वो है एंजाइम्स। एंजाइम में फर्स्ट है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आरई। आरई का मतलब है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कार्य है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी जीन को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, यानी कि एक इंडिविजुअल जगह से कट करने का काम कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मान लो कि ये एक जीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये एक जीन है, ये वांछित जीन है जिसको हमें उपयोग में लेना है तो इसका इतना सा भाग है वो उपयोगी है, इतना सा टुकड़ा जो खंड है, फ्रेगमेंट है, वो उपयोगी है। तो इसको वहां से हमें क्या करना, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, इतने से भाग को कट करना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो इस स्पेसिफिक भाग को यहां से क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो सिंपल है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जीन को किसी एक स्पेसिफिक साइट से कट करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये कार्य हो गया पहला एक एंजाइम्स का। दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। और अब क्या किया कि ये डीएनए का टुकड़ा ले लिया और इस डीएनए के टुकड़े को एक प्लाज्मिड है उसके साथ क्या करना है, जोड़ना है। ये डीएनए का फ्रेगमेंट है और ये आपका क्या है, प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के साथ इस डीएनए के फ्रेगमेंट को यदि आपको क्या करना है, बाइंडिंग करवानी, क्या करवानी, जोड़ना है। किसको, इस वांछित फ्रेगमेंट को इसके साथ क्या करना है, जोड़ना है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम हम क्या करेंगे, काम में लेंगे। तो जो वांछित फ्रेगमेंट था, उपयुक्त डिजायर्ड जीन था, इस डिजायर्ड जीन को कट करके इसके अंदर क्या करना है, पेस्ट करना है। तो डीएनए लाइगेज है ये इस फ्रेगमेंट को इसके साथ जोड़ने का क्या करेगा, काम करेगा। अर्थात सिंपल अर्थों में कहे तो डीएनए लाइगेज का काम है डीएनए का जो फ्रेगमेंट या टुकड़ा हमने अलग किया है, तोड़ा है, कट किया है, उनको किसी वाहक के साथ क्या करना, एडिशन करना। तो एडिशन का काम, जोड़ने का काम है वो किसका है, डीएनए लाइगेज का। ओके, दोनों एंजाइम है वो आरडीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि जैसे कि ये एक डीएनए, इसको मैंने कट कर दिया और वापस इसको जोड़ना है तो ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, काम करेंगे। ये कट किया तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और दूसरा जो फ्रेगमेंट है इसको साथ में जोड़ा तो ये डीएनए लाइगेज। ओके, नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहे तो आरटीएज लिख सकते हैं। तो आपने सिंपल सी एक प्रोसेस आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है वो पढ़ा होगा। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत सिंपल सा है कि ये डीएनए है और इस डीएनए से क्या बढ़ता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यहां पर कुछ एंजाइम काम करते हैं, डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, और इस अनुलेखन की प्रक्रिया में अब क्या होगा कि वापिस हमें क्या बनाना है, सीडीएनए। क्या बनाना है, सीडीएनए। आगे अपन एक है कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए लाइब्रेरी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की जो लाइब्रेरी कैसे तैयार करते हैं वहां पर वापिस ये एंजाइम काम आएगा, लेकिन अभी आया इसलिए आपको बता देते हैं। ये है डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए,
इस डबल हेलिक्स डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और ये एमआरएनए आपका कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुलेखन। अब यहां पर यदि अपन ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है आरटीएज एंजाइम को इस एमआरएनए को ट्रीट करेंगे तो इस एमआरएनए से वापस पूरक डीएनए का निर्माण होगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को कहते हैं पूरक डीएनए। क्या बनता है, पूरक डीएनए क्या होगा, संश्लेषित होगा। तो वापस पुनः एमआरएनए से वापस डीएनए का संश्लेषण होने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो एंजाइम काम करता है वो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाम से स्पष्ट है, रिवर्स का मतलब है बैक। यहाँ क्या हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए। अब एमआरएनए से उल्टा क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, और एमआरएनए से डीएनए जो अभी बना है वो डीएनए आपका कौन सा होगा, पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो उस संदर्भ में ये एंजाइम है वो काम करता है। नेक्स्ट, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, रिमूव 5 प्राइम फॉस्फेट फ्रॉम डीएनए एंड। यानी कि अब डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन सारक, फॉस्फेट ग्रुप और शर्करा, 5 कार्बन की पेंटोज शर्करा। तो जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उस डीएनए फ्रेगमेंट के 5 प्राइम एंड पर जो फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है उस फॉस्फेट समूह को वहां से क्या करेगा, हटाएगा। कौन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। अब फॉस्फेटेज आया तो ये फॉस्फेटेज एंजाइम है वो 2 काम करता है। यदि किसी भी समूह को एक्टिव करना है तब भी ये काम आएगा, और किसी को इनएक्टिव करना है तब भी ये फॉस्फेटेज है वो काम करता है। तो इस प्रकार से डीएनए के 5 प्राइम एंड पर जो फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है उसको वहां से रिमूव करने का काम एल्कलाइन फॉस्फेटेज नामक एंजाइम करता है। ये मैं एंजाइम के नाम और कार्य साथ साथ में बता रहा हूं। तीसरा है टी फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम है, ये कार्य करता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एन एंड ए फ्री 5 प्राइम OH, यानी कि ऐड करेगा, ये रिमूव करेगा, ये क्या करेगा, एडिट करेगा, ऐड करेगा किसको, फॉस्फेट समूह को। कहां पर, जो डीएनए की 5 प्राइम OH जो समूह फ्री है उस फ्री समूह पर फॉस्फेट समूह को जोड़ने का काम है वो आपका टी फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के द्वारा संपन्न होता है। ओके, नेक्स्ट है S1 न्यूक्लियस एंजाइम। ये S1 न्यूक्लियस एंजाइम रिमूव करता है सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीज्म, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का SSP जगह है उस SSP को वहां से हटाएगा S1 न्यूक्लियस। अगला है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये प्रोटीन संश्लेषण के समय काम आने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसफरेज मतलब स्थानांतरित करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये तो थे टोटल एंजाइम टूल्स, उपकरण थे ये एंजाइम सारे RE डीएनए लाइगेज, RTS एल्कलाइन फॉस्फेटेज, T फॉर पॉलीन्यूक्लियोटिडाइल काइनेज, S1 न्यूक्लियस, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम। ये तो सब एंजाइम है जो प्रारंभिक स्तर में पहला स्टेप है कि वांछित गुण की पहचान करना और उसको वहां से पृथक करना, तो उसमें काम आने वाले एंजाइम। दूसरा टूल्स है वो है वेक्टर, वाहक। क्या होते हैं, वाहक का मतलब क्या हुआ कि ये जो वांछित जीन है इसको अपन ने कट किया, इसको दूसरी परपोषी कोशिका में क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरित करना, और स्थानांतरित करना है तो किसी ने उनको ले जाने के लिए, यानी कि उस वांछित जीन को किसी दूसरी परपोषी कोशिका में ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, वेक्टर या वाहक की, तो वो होते हैं वेक्टर। अब अपने यहाँ पर वेक्टर एक तो प्लाज्मिड वेक्टर काम में लेंगे इस वांछित जीन को दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी का प्रयोग करेंगे, कॉस्मिड है, फेजमिड है, और अतिरिक्त
मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारे मार्कर का वेक्टर काम आते हैं। अपने सिलेबस में प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और होस्ट मीडिया इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है होस्ट सेल। होस्ट सेल का मतलब है परपोषी कोशिका, जिसके अंदर अपन रूपांतरित रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। अभी बताया था ना कि ये डीएनए फ्रेगमेंट और ये प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड के साथ इस डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ देते हैं, तब एक नई संरचना बनती है। वो नई संरचना आपकी कौन सी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें स्थानांतरित करना होता है किसमें, होस्ट सेल में, परपोषी कोशिका में। अब इस परपोषी कोशिका के अंदर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वहां पर उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन या इसकी बहुत सारी कॉपियां तैयार होती हैं। ये होगी होस्ट सेल। और लास्ट एंड फाइनल एक उपकरण या टूल्स है वो है जीन बैंक के। सर जीन बैंक की क्या जरूरत पड़ती है, तो जीन बैंक में कल आपको बताया था कि NBPGR जो दिल्ली में कार्यरत संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में स्थित है। उस नई दिल्ली ने जीन बैंक की क्या की है, स्थापना की है। और इस जीन बैंक में वांछित किस्म के जीनों को आइसोलेट करके क्या है, रखा हुआ है। अब जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो जीन बैंक से इस डीएनए के फ्रेगमेंट को लिया और परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करके उसका मल्टीप्लिकेशन है वो करवा लिया जाता है। तो ये सब आरडीटी के टूल्स, यंत्र और आवश्यक सामग्री या कह सकते हैं उपकरण है, जिसकी सहायता से अपन इस टेक्निक्स को अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ आरडीटी। जो अपन पहले आपको 6 स्टेप बताए थे, उसमें आप 1 बाय 1 स्टेप को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है वांछित गुणों वाली जीन की पहचान और उसका क्या करना, पृथक्करण करना। तो पहचान आइडेंटिफिकेशन करना और उसका पृथक्करण करने के लिए अभी आपको बताए थे एंजाइम, उसके बारे में। जो एंजाइम है आपका RE, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एंजाइम क्या काम करता है और इसका नामकरण कैसे करते हैं, कितने प्रकार का होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पुनर्योजन डीएनए तकनीक में जिस जीन की हमें क्लोनिंग करनी है उस जीन को वांछित गुणों वाला जीन कहते हैं। यानी कि जो ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये डीएनए फ्रेगमेंट है। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट में मान लीजिए कि इतना सा भाग है, ये जीन इतने से भाग की, इतने से फ्रेगमेंट की हमें क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है। तो इतना जो जीन का ये फ्रेगमेंट रहेगा, टुकड़ा रहेगा, ये आपका रहेगा डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन का मतलब है वांछित किस्म वाला जीन, तो उसको कहते हैं वांछित गुणवत्ता वाला जीन। और अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार की वांछित जीन है वो काम में ली जाती है। अब इस वांछित गुण वाली जीन जो ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, इस डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर इतना सा जीन है वो उपयोगी है। अब इस उपयोगी जीन को यहाँ से पृथक्कृत या यहाँ से अलग करने के लिए जो एंजाइम काम में उपयोग में लिया जाता है वो उस एंजाइम को कहते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राकृतिक रूप से बहुत सारे जीवाणु, इशीरिया इकोलाई नामक जीवाणु, बैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से इन जीवाणुओं से इसको क्या किया गया, आइसोलेट किया गया। और यही एंजाइम है फिर इस डीएनए के पूरे डीएनए में से वांछित किस्म के जीन को कट करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। सर्वप्रथम 1970 में एक वैज्ञानिक थे आर्बर, स्मिथ और नेथेंस नामक वैज्ञानिकों ने RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बताया था। और इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज के कारण इसे आगे जाकर के 1973 में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया या नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किसी वांछित
जीन की पहचान करने और पृथक्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे कि ये एंजाइम डीएनए में उपस्थित 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की एक विशिष्ट जो अनुक्रम होता है उस अनुक्रम को पहचानता है। यानी कि ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए, ये इसके न्यूक्लियोटाइड ए टी सी जी जो होते हैं आमने सामने, ए के सामने टी और सी के सामने जी जो होता है, उस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड की क्या करता है, पहचान करता है। जैसे ही पहचान हो जाती है कि मान लो यहां से लगा करके यहां तक इस अनुक्रम का जो न्यूक्लियोटाइड है वो वांछित किस्म का है, तो इसी भाग से और यहीं से इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाए जाते हैं। उन फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने का क्या करेगा, काम करेगा। और यही विशिष्ट स्थल अनुक्रम प्रतिबंधन स्थल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैचिया कहते हैं। आणविक कैचिया, जिसमें दर्जी टेलरिंग करता है तो स्पेसिफिक जगह से कपड़े को कट करता है। उसी प्रकार से ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो सबसे पहले 4 से 8 डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड जो वांछित गुणवत्ता का है उसकी पहचान करेगा, और पहचान होते ही जो ए और टी सी जी के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध है वहां से इसको क्या करेगा, कट करेगा। इस प्रकार से ये एक स्पेसिफिक जगह से स्पेसिफिक साइट यानी कि एक फिक्स जगह से कट करता है, और फिक्स जगह से कट करने के कारण ही इसे आणविक कैचिया या मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता आ रही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड को एक स्पेसिफिक साइट से ही कट करने का क्या करता है, काम करता है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को कटिंग के रूप में और पहचान के रूप में काम में लिया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं आणविक कैचिया। जिस प्रकार से दर्जी अपने टेलरिंग के अंदर किसी कपड़े को काटने के लिए जिस प्रकार से एक फिक्स जगह से कपड़ा कट करता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी ये काम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं और आरडीटी टेक्नोलॉजी में कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम काम आता है। टाइप फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज टाइप फर्स्ट है वो डीएनए के केवल एक रज्जु को कट करता है। कितने रज्जु को कट करता है, एक को। इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम फर्स्ट आरडीटी टेक्नोलॉजी के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है, सर उपयुक्त क्यों नहीं है, क्योंकि डीएनए हम जानते हैं वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विरुजिक संरचना दी थी। तो इस प्रकार से डीएनए तो क्या है, डबल हेलिक्स संरचना, और डबल हेलिक्स संरचना से मान लो इस हेलिक्स को कट करेगा और इनको नहीं करेगा तो काम है वो नहीं चलेगा। यानी कि जो उपयुक्त जीन है इसको तो पूरा भाग है वो डबल हेलिक्स को कट करना पड़ेगा। तो ये डीएनए के केवल एक रज्जु को कट करता है, इसलिए आरडीटी टेक्नोलॉजी में उपयुक्त नहीं है। क्यों, क्योंकि डीएनए वो डबल हेलिक्स संरचना होती है और किसी एक रज्जु को कट करेगा तो वांछित गुण है वो उसमें नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज आरई टाइप सेकंड। ये सेकंड डीएनए के दोनों रज्जु को समान रूप से क्या लगाता है, कट लगाता है। और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज टाइप सेकंड है वो समान दोनों रज्जु को कट लगाता है, और इसमें प्रतिबंधन मतलब पहचान करना, और कटिंग का मतलब वहां से इसको क्या करना, कट करने जैसे स्थल एक ही जगह पर होते हैं। इसी कारण इसे आरडीटी टेक्नोलॉजी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम आर टाइप सेकंड आरई टाइप सेकंड है वो आरडीटी टेक्नोलॉजी में अधिक उपयुक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो आप ये सिंपल से समझ सकते हैं बात को कि ये है एक डीएनए, ठीक है, ये आपका डबल हेलिक्स डीएनए, और इस डबल हेलिक्स डीएनए में मान लो इसने प्रतिबंधन यहां से किया, यहां से ये प्रतिबंधन हो गया, ठीक है, ये इसका है प्रतिबंधन स्थल दोनों। तो इतना सा जो ये फ्रेगमेंट है ये डिजायर जीन है, तो ये तो हो गया प्रतिबंधन, फिक्स पहचान हो गई कि इतना ही फ्रेगमेंट है वो काम का है, तो ये प्रतिबंधन।
अब ये इतना सा जो भाग है इनको यहां से क्या कर लेगा, कट कर लेगा। कट करते ही ये फ्रेगमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये फ्रेगमेंट है। अब ये जो जीन है वो आपका कैसा जीन है, डिजायर जीन है। तो इसमें एग्जांपल है EcoRI फर्स्ट, ये जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम के एग्जांपल है EcoRI फर्स्ट, BAM-H फर्स्ट, हिंड थर्ड। ये है RDT टेक्नोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः काम में लिए जाने वाला RE टाइप सेकंड EcoRI फर्स्ट माना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप थर्ड, ये टाइप थर्ड का भी काम टाइप सेकंड के जैसा ही है कि ये भी डीएनए के दोनों रज्जुक को कट करने का कार्य संपादित करता है, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि इसका प्रतिबंधन एवं कटिंग साइट, ठीक है, पहचान करने वाला स्थल और कटिंग करने वाली जगह दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है, एक जगह पर फिक्स नहीं होती है। इसलिए इसका भी RDT टेक्नोलॉजी में उपयोग है वो नहीं हो पाता है। अर्थात RDT टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप सेकंड का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों रज्जु को समान रूप से कट करता है और इनके प्रतिबंधन और कटिंग स्थल एक ही जगह पर होते हैं।